अब ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट से आए, इनमें इन्होंने मुझे जजमेंट भेजी कि सर हम केस जीत गए, क्योंकि मैं इनके खिलाफ था हाई कोर्ट तक, ठीक, सिंगल में भी और डीबी में भी, ठीक, क्योंकि ये उन पोस्टों पे काम कर रहे थे जो एसएसआरबी ने एडवर्टाइज की थी, और लोग सिलेक्शन लिस्ट निकलने वाली थी, इन्होंने स्टे लाया, बिल्कुल ठीक। अब वो लोग मैंने विकेट करवा दिए, वो लग चुके हैं पिछले 6-7 साल से, ठीक। मैंने इनको कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड है। अच्छा, ऑपरेशन सक्सेसफुल है लेकिन पेशेंट मर गया। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, इसने क्या कहा है? इसने कहा है स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो एक्सक्लूड करता है एकेडमिक अरेंजमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलराइजेशन, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि नॉमेनक्लेचर मैटर नहीं होगा, नेचर ऑफ वर्क मैटर। वैलिडेटेड और कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए बन गए कौन से? स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, ठीक। लेकिन उसमें अपॉइंटेड डेट, कट ऑफ डेट रख दी उन्होंने 28 अप्रैल 2010। 28 अप्रैल 2010 से पहले जो लोग लगे हैं सब पक्के, जो लगे हैं और जो 28 अप्रैल 2010 तक डिसएंगेज नहीं हुए हैं, ठीक, वो 7 साल जिनके हो गए हैं वो रेगुलराइज हो जाएंगे, कंट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड। एकेडमिक अरेंजमेंट पर जो भी लोग लगे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग में और बाकी जगहों पर, उन तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकार 4 हफ्ते के अंदर अंदर पक्का करे, रेगुलराइज करे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को कही है। अब 4 हफ्ते दिए थे, उसमें से 2 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, 2 हफ्ते का वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन फिलहाल वकील के तौर पर इनसे समझना चाहेंगे कि ये जो एकेडमिक अरेंजमेंट वाली जजमेंट है, क्या इस जजमेंट ने तमाम उन मुलाजिमों के लिए रेगुलराइजेशन का दरवाजा खोल दिया है जो नॉमेनक्लेचर जिनका अलग अलग है, लेकिन 7-7 साल जिनको 7-7 साल आर्जी मुलाजमत करते हुए हो चुका है। अभिनव जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। एकेडमिक अरेंजमेंट की जजमेंट आई है, उसके बाद से अब ये शोर है कि इस जजमेंट ने दरवाज़ा खोल दिया है उन तमाम लोगों के लिए जिनको जम्मू कश्मीर की सरकार ने टेम्पररी लगाया, कॉन्ट्रैक्चुअल लगाया, कैजुअल लगाया, किसी भी तरीके से लगाया, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में लगाया, या इससे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स लगाए थे, क्या वो तमाम पक्का होना उनका तय है? देखिए जुनेद जी, ऐसा है, अगर आप मेरा फ़ोन देखें, मैंने इसको देखना बंद कर दिया पिछले 10 दिन से, क्योंकि जो कोई एकेडमिक अरेंजमेंट में लगा है, चाहे वो जीएमसी डोडा में लगा है, चाहे जीएमसी जम्मू में लगा है, अब वो सोच रहा है मेरा रास्ता खुल गया, ठीक। और जो कहीं और भी लगे हैं, सारे जितने केसेस मेरे पास हैं उनके, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, अब हम पक्के हो गए, ठीक। देखिए ऐसा है, अगर आप कहो तो मैं थोड़ा पास्ट में जाऊँ, ठीक है जी। सबसे पहले कानून बना डेली वेजर्स के लिए, SRO 64 ऑफ 1994, बिल्कुल ठीक है। उसमें कहा जो डेली वेजर्स 7 साल कंप्लीट कर चुके हैं जिस दिन SRO निकला, वो रेगुलराइज हो जाएंगे, ठीक। जो 7 साल नहीं कंप्लीट हुए उनको 7 साल पूरे करने दिए जाएंगे, फिर वो रेगुलराइज होंगे, ठीक। आज के बाद कोई भी डेली वेजर नहीं लगेगा, बैन लग गया, ठीक। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन थी, आप कैजुअल और सीजनल लगा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। फिर गवर्नमेंट ने 2005 में एक ऑर्डर निकाला कि आप कैजुअल और सीजनल 5 डिपार्टमेंट्स में लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगा सकते। इरिगेशन हो गया, पीडीडी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एक कोई और डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, यस, ये 5 डिपार्टमेंट, ठीक। एक अड़ाक होते थे, वो ना डेली वेजर होते थे, ना सीजनल, ना कैजुअल, उनके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर 1285 निकला 2001 में, ठीक ठीक, वो उसमें कवर हो गए। अब अड़ाक आज की डेट में कोई नहीं बचा हुआ। बचे कौन थे? कुछ डेली वेजर, कुछ सीजनल, कुछ कैजुअल। सीजनल और कैजुअल के लिए आपके पास आ गया SRO 522 ऑफ 2017, जिनको गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट एंगेज करते हैं, ठीक। अब एक क्लास और थी कॉन्ट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड, ठीक। ये J&K स्टेट थी ना, यहाँ तो रास्ते बड़े हैं, मेन रास्ता होता है रिक्रूटमेंट का, उसके अलावा डेली वेजर, अड़ाक, सीजनल, कैजुअल, ये सारे रास्ते बनाए हुए बना। अब मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक। अब कंसोलिडेटेड और कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए बन गए कौन से? स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, ठीक। लेकिन उस पर अपॉइंटेड डेट, कट ऑफ डेट रख दी उन्होंने 28 अप्रैल 2010। 28 अप्रैल 2010 से पहले जो लोग लगे हैं सब पक्के, जो लगे हैं और जो 28 अप्रैल 2010 तक डिसएंगेज नहीं हुए हैं, ठीक।
वो 7 साल जिनके हो गए हैं वो रेगुलराइज हो जाएंगे, कंट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड। ठीक। अब 2009 में आए थे एकेडमिक अरेंजमेंट रूल्स, ठीक। जो पहले 1 साल के लिए एंगेज होते थे, मैक्सिमम 4 साल के लिए। फिर ये 2020 में SRO 24 निकला, उसमें उन्होंने कहा 6 साल के लिए काम कर सकते हैं, और टिल द रेगुलर सिलेक्शन इज मेड विच एवर इज अर्लियर। ठीक। अब ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, इसने क्या कहा है? इसने कहा है स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो एक्सक्लूड करता है एकेडमिक अरेंजमेंट को फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलराइजेशन, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि नॉमेनक्लेचर मैटर नहीं होगा, नेचर ऑफ वर्क मैटर होगा। ठीक। कंट्रैक्चुअल भी वही करता है, कंसोलिडेटेड भी वही करता है। यही लोग अगर आप एकेडमिक की जगह अगर आपने कंट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड लगाए होते तो ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट में कवर थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको भी सेम बेनिफिट दिया जाए। ठीक। और जो हमारे पास नहीं भी आए हैं, सिमिलरली सिचुएटेड हैं, उनको भी सेम बेनिफिट दिया जाए, चाहे वो कोर्ट में नहीं आए। सिमिलरली सिचुएटेड का क्या मतलब है? सिमिलरली सिचुएटेड मीन जो लोग कोर्ट में गए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्हीं की तरह अगर वो उन्होंने अपील नहीं भी की तो उनको भी इस जजमेंट का बेनिफिट एक्सटेंड किया। क्या सिर्फ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के? सभी डिपार्टमेंट्स। अच्छा, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर भी? नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल, एकेडमिक अरेंजमेंट। ठीक। चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो हायर एजुकेशन में है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन में है, पॉलिटेक्निक में भी लगे हुए लोग, लेकिन कट ऑफ डेट है उसकी। अब ये बात है, अब ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट से आए, इनमें इन्होंने मुझे जजमेंट भेजी कि सर हम केस जीत गए, क्योंकि मैं इनके खिलाफ था हाई कोर्ट तक। ठीक। सिंगल में भी और डीबी में भी। ठीक। क्योंकि ये उन पोस्टों पे काम कर रहे थे जो SSRB ने एडवर्टाइज की थी, और लोग सिलेक्शन लिस्ट निकलने वाली थी, इन्होंने स्टे लाया। बिल्कुल ठीक। अब वो लोग मैंने विकेट करवा दिए, वो लग चुके हैं पिछले 6-7 साल से। ठीक। मैंने इनको कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड है। अच्छा, ऑपरेशन सक्सेसफुल है लेकिन पेशेंट मर गया है। रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ये नहीं बताया कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट में कट ऑफ डेट जो है वो 28 अप्रैल 2010 की है। अच्छा, कंट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड भी वही रेगुलराइज हो सकता है अंडर स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो 28 अप्रैल 2010 से पहले लगा हुआ है और 28 अप्रैल 2010 तक कंटिन्यू कर रहा है। ये लोग सारे 2013, 14 और 15 में लगे हुए। अच्छा, ये 2009 में जब एडवर्टीजमेंट, जब एकेडमिक अरेंजमेंट का कानून आया था तब कोई नहीं लगा, ये ना कानून तब आया और लगे ये 2013-14 में। ये 13-14 में लगे ना। हाँ। एकेडमिक अरेंजमेंट। ठीक। बेनिफिट किसका ले रहे हैं? ये स्पेशल प्रोविजन एक्ट का। ठीक। स्पेशल प्रोविजन एक्ट में कट ऑफ डेट है 28 अप्रैल 2010। 28 जो तो उससे पहले 28 अप्रैल 2010 से पहले लग चुके हैं एकेडमिक वाले, वो बेनिफिशियरी है जजमेंट के, चाहे वो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं गए। ठीक। और वो तो जो सुप्रीम कोर्ट गए वो सारे 13 वाले हैं। अगर कुछ होंगे 28 अप्रैल 2010 के, वो 1-2% होंगे, उससे बस, बाकी नहीं। बाकी। अच्छा, अब इनको रिव्यू के लिए जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, क्लैरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, ये क्या करना पड़ेगा? अब इनके पास 2 रास्ते हैं। ठीक। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए नहीं जा सकते। रिव्यू होता है यहाँ पे एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड हो। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई एरर किया ही नहीं, क्योंकि इन्होंने स्पेशल प्रोविजन का एक्ट का हवाला लिया। ठीक। तो उस टाइम ये भी चैलेंज करते हैं कि 28 अप्रैल 2010 की डेट जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक। अगर वो चैलेंज करते तो शायद सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में करता। ठीक। अब इनके पास रास्ता क्या है? अब गवर्नमेंट इनके रेस्क्यू पे आ सकती है, अगर गवर्नमेंट की मंशा हो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बेनिफिट इनको देना हो, तो स्पेशल प्रोविजन एक्ट में ये एक्ट है, रूल्स नहीं है। ठीक। एक्ट को अमेंड करता है असेंबली। असेंबली। अब आ गई बात किस पे? चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला पे। ठीक है ना। ठीक। अब देखेंगे मंशा क्या है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, उन्होंने उसमें ये भी तो कहा कि नॉमेनक्लेचर कुछ भी हो, हाँ, लेकिन आपको इन्हें पक्का करना है। बिल्कुल तो इसका मतलब, और दूसरी चीज जो जजमेंट को पढ़ने के बाद समझ में आती है, वो ये भी समझ में आती है कि जजमेंट में जज साहिबान इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि जी अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल को किया, आपने कंसोलिडेटेड को किया, कैजुअल को पक्का कर दिया, तो वो कन्विंस है इस बात पर, नहीं आप फिर इनको नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब ये है कि एक ही चीज जो जिसकी क्लैरिटी नहीं है वो है कट ऑफ डेट की। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पास वापस जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि सरकार को भी ये सोचना चाहिए, भाई कोर्ट तो कन्विंस है कि हमने किया है, हम इनको डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते। ठीक। ये तब जाते अगर इन्होंने हाई कोर्ट, ये जजमेंट्स पहले सिंगल जज हाई कोर्ट ने दी। ठीक। जस्टिस फिर डीबी ने दी, DS ठाकुर, फिर डीबी में दी जस्टिस ओसवाल, और दूसरे जज का नाम मुझे याद नहीं, मैंने ही आर्गू किया था केस। ठीक। वहां इन्होंने ये 28 अप्रैल 2010 की क्लास चैलेंज नहीं की है। ठीक।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, रिव्यू सिर्फ उसी जजमेंट का होता है यहाँ पे कोर्ट ने अपरेंटली कोई एरर कमिट किया। बट डू यू एग्री कि कोर्ट ने मान ली है बेसिक ये बात कि जम्मू कश्मीर में अगर आपने कैजुअल, डेली वेजर, एसआरओ 520 में कवर किए तो एकेडमिक अरेंजमेंट वालों को बाहर कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो बाल है ये कैबिनेट की गोल में है। ठीक, अब कैबिनेट ही स्पेशल प्रोविजन एक्ट को अमेंड करे। ठीक, 28 अप्रैल 2010 को आगे ले जाए, 11 तक ले जाए, 12 तक ले जाए, 15 तक ले जाए, ये उन पे डिपेंड करता है। ठीक, अब सपोज 28 अप्रैल 2010 से 11 तक लेते हैं, ठीक, कुछ लोग कवर होंगे, ठीक, उसके बाद वाले नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन अगर 12 तक लेते हैं तब कुछ होंगे। अब इसमें सब ग्रुप बनेंगे। अच्छा, तो मुझे ये भी बताइएगा अभिनव जी कि वो लेक्चरर्स जो आपको याद होगा लंबे वक्त तक वो बेचारे एकेडमिक अरेंजमेंट में लगे, फिर सरकार ने उनको डिसएंगेज किया, कहा आपकी जगह हमको पक्के मुलाजिम मिल गए हैं। बिल्कुल, और उसके बाद वो भी निकल गए सिस्टम से। मुझे ये बताइए आज उनकी क्या पोजीशन है? क्या उनका क्लेम भी बन सकता है कि हम कहेंगे हम 2003 से लगे थे, 2016 तक तो हम लोग थे? जो लेक्चरर्स चाहे वो कंट्रेक्चुअल हैं चाहे वो एकेडमिक हैं, आप एजुकेशन की मगर डिसएंगेज्ड हैं, बिल्कुल। सुनिए, अगर वो 28 अप्रैल 2010 से पहले लगे हैं और काम कर रहे थे, अभी भी वो एंटाइटल्ड हैं। जो 28 अप्रैल 2010 से पहले लगे हैं उनको डिसएंगेज अगर किया है तो एंगेजमेंट उनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, क्योंकि उन्होंने कैट से स्टे लाया था। उसके बावजूद भी उन्होंने उनको डिसएंगेज कर दिया कि हमने रेगुलर लोग लगा दिए हैं। वो रेगुलर नहीं थे, वो ऑलरेडी अपॉइंटेड, ट्रांसफर किए उनकी जगह, रेगुलर आने थे पीएससी से। अच्छा, ठीक, तो उनका केस काफी हद तक ठीक है। वो कोर्ट में कह सकते हैं कि हम 28 अप्रैल 2010 से पहले लगे थे, हमारी डिसएंगेजमेंट गलत है क्योंकि हमारी जगह रेगुलरली सिलेक्टेड कोई नहीं आया। वो ऑलरेडी अपॉइंटेड लोग उनको हटाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जहां वो एकेडमिक वाले लगे थे, और बताया गया कि ये रेगुलरली सिलेक्टेड है। रेगुलरली सिलेक्टेड मींस न्यूली सिलेक्टेड। अच्छा, लेकिन अभिनव जी अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आपने एकेडमिक अरेंजमेंट का रास्ता निकाला मुलाजमत देने के लिए, आपने रहबर तालीम का रास्ता निकाला मुलाजमत देने के लिए, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात, रहबर सेहत, फिर आपने उसके ऊपर कैजुअल, डेली वेजर, कंसोलिडेटेड, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के जरिए लोग लगाए। फिर आपने उसके बाद एक स्कीम भारत सरकार ने साल 2009 में लाई जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लड़ने के लिए। उस आतंकवाद की लड़ाई को लड़ने के लिए जो स्कीम लाई गई, उस स्कीम में 2 साल के लिए आपने लोग लगाए। फिर 2 साल के बाद उनका क्लेम भी आपने कहा SRO 520 में उनको भी आपने कवर किया, कोविड में भी लगाए। फिर उसके बाद अब आपने खुद, क्योंकि कई बार जब मैंने ये फिगर कोट की तो बहुत सारे लोग लड़ने आ गए मुझसे कि नहीं जी हम तो 1 लाख है ही नहीं। अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में जवाब देते हुए कहा है कि जी बायोमेट्रिक करके हमारे पास लगभग 1 लाख मुलाजिम हैं जो कैजुअल हैं, डेली वेजर हैं या पक्के नहीं कच्चे मुलाजिम हैं, और इनको पक्का करने के बारे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में यह बात कह दी है कि हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इनको पक्का करना शुरू करेंगे। तो अभिनव जी मुझे ये बताइए, सुपर न्यूमरी पोस्टों पर आपके रहबर तालीम काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और कोर्ट से आपको अभी फिर डायरेक्शन आई है कि कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, कैट से डायरेक्शन है कि उनकी कुछ पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, पीएम पैकेज वाली पोस्टें, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पोस्टें नहीं है सुपर न्यूमरी क्रिएट करो, इनको एडजस्ट करो। अब मुझे ये बताइए, ये जो बेरोजगार लगभग को 5 लाख के करीब नौजवान हैं जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बेचारा फॉर्म भर रहा है, गार्ड लगने के लिए फॉर्म भर रहा है, ठीक है, अब मुझे बताइए उसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? अब हालांकि ये आपकी वकालत को नुकसान भी पहुंचा सकता है कि बहुत सारे देखने वाले आपके शब्दों से नाराज होंगे कि बोला क्यों होते। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी स्कीमें जो जम्मू कश्मीर की इन सरकारों ने लाई, क्या ये स्कीमें बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए थी? और अगर थी तो फिर आज ये हमारी स्थिति क्या है कि 5 लाख लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं कि हमें मुलाजमत दो? जुनैद जी, आपको एक बात कहूं, कई बार जो आप सच बोलते हैं ना, तो सच बोलने के बाद ना नीचे कमेंट्स नहीं देखने चाहिए, वो नेगेटिव ही आएंगे, ठीक है ना। कई बार आप भी बोलते हैं तो नीचे कमेंट्स नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। ठीक, सच्चाई ये है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। जम्मू और कश्मीर और खासकर जम्मू में लोगों को ये लगता है कि एक बार अंदर एंटर कर जाओ तो मैं पक्का हो जाऊंगा। होता भी यही है, नॉर्मल होता रहा ना। आप बताओ, अगर आपने लाख के है ना
उसमें से कम 50,000 वो होंगे जो 50 साल ऊपर कर चुके हैं एज, 50 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं, ठीक, रेगुलराइज नहीं हुए, ले कितने रहे हैं 9300 पर मंथ। यहां के लीडर्स ने सिर्फ बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का कल्चर प्रमोट किया, ठीक, डेली वेजर, कैजुअल। अब डेली वेजर ना कैजुअल नाराज नहीं हो जाए, मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, उनको बेवकूफ बनाया गया। डेली वेजर्स, कैजुअल, सीजनल, अड़ाक, कंट्रैक्चुअल, कंसोलिडेटेड, एकेडमिक अरेंजमेंट, नीड बेस्ड, ये हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत रहबरे ज़राअत, रहबरे तालीम, रहबरे सेहत, रहबरे खेल, ठीक। मतलब अगर स्कूल यहाँ पे है, मैं यहाँ रहता हूँ, पहले मेरा राइट है, चाहे मैं 12वीं पास हूँ। जुनैद पीएचडी है, वो वहां रहता है, वो यहाँ नहीं लग सकता। बिल्कुल बात ठीक। सही। अब हुआ क्या, इससे रेगुलर रिक्रूटमेंट पीछे चली गई, ठीक, जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनको अब टीचर्स की पोस्ट कब से एडवर्टाइज नहीं हुई है पता आपको? अब तो 2016 के बाद तो नहीं हुई, 9 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। अब जो टीचर्स की रेगुलर पोस्टों के ऊपर रहबरे ज़राअत वो रेगुलराइज किए, ठीक। अब मुझे बताओ, जो लोग टेम्परेरी लगे, ये कहाँ का कल्चर है कि मैं टेम्परेरी हूं, आप परमानेंट हो, मैं आरईटी हूं, आप रेगुलर टीचर हो, ठीक, मैं ले रहा हूं 3,000, आप ले रहे हैं 30,000 और टेम्परेरी से ज्यादा काम करवाते हैं, ठीक, ठीक। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, आपने खुद अपने आप को एक्सप्लॉयट करवाया। 15-15, 20-20 साल आपने टेम्परेरी काम किया, अपनी फैमिलीज तबाह करवाई, लीडरों के पीछे गए, कोर्ट में गए, अल्टीमेटली आपको इतने शिद्दत के बाद कहीं कुछ सारे नहीं रेगुलराइज हुए, कुछ रेगुलराइज हुए, ठीक। मतलब वर्किंग कल्चर बाकी स्टेट्स की तरह नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई कारपोरेट सेक्टर नहीं, बस यही बैकडोर अपॉइंटमेंट्स। और बैकडोर अपॉइंटीज लगे लोग लीडरों के पीछे लग के। डरती आपकी पार्टी भी है उनके साथ छेड़छाड़ करने से? किससे? आपकी पार्टी भी जब आई सत्ता में, साल 2014 में, आप एसआरओ 520 लाए, आपने तो पक्का कर देंगे बनाया, लेकिन वो किसके लिए था? वो सीजनल और कैजुअल के लिए। सीजनल और कैजुअल की डेफिनेशन होती है कि किसी सीजन में आपको ये लोग करने हैं, उसके बाद डिसएंगेज करने हैं। कैजुअल मींस लिमिटेड पर्पस के लिए लगाए। डेली वेजर, अडाक, कंट्रैक्चुअल, ये लगातार काम करते रहे, ठीक, ठीक। सीजनल और कैजुअल उसमें कवर्ड नहीं थे, उनके लिए इंसाफ कर। लेकिन ये तो मानिए डरते आप भी। किससे? अब आज भी आप डरते हैं। किससे? आपकी पार्टी, देखिए, जो गलत रास्ते से सिस्टम का हिस्सा बना, उसके बारे में जब जोरदार तरीके से बात की पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने, पूरा जम्मू कश्मीर उसका दुश्मन हो गया, आपकी पार्टी भी दुश्मन हो गई, उन्होंने भी दिल्ली कहना शुरू कर दिया, इसको निकालो यहां से फौरन। देखिए, इस हर चीज को देखने के दो पहलू हैं। हमने शुरू में कहा ये टेम्पररी लगाए पहले की सरकारों ने, ठीक। हमने बाद में कहा कि इनका राइट बनता है पक्का होना, ठीक। लगाया आपने, अगर आपके वैकेंसीज नहीं थी आपने क्यों लगाए? ठीक। बेवकूफ बनाया उनको, ठीक। अब बताओ, अब पीएचई वालों को देखो, कुछ तो रिटायर हो गए 60 साल के बाद, ठीक। अब मैंने कोई 300-400 को ऑर्डर लिया कोर्ट से कि इनको रेगुलराइज करवाओ। अरुण मेहता जी ने बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि कोई रेगुलराइज नहीं होगा, चाहे जुबानी लगाया। फिर वो पोस्टें विड्रॉ कर दी 31 अक्टूबर 2019 से पहले, ठीक। फिर ये भी कहा कि कोर्ट की जजमेंटें भी इंप्लीमेंट नहीं करनी। हमने अरुण मेहता की अप्रोच को भी ऑब्जेक्ट किया था, बिल्कुल ओपनली किया, आपके सामने किया, आपने इंटरव्यूज किए मेरे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि यहाँ पे वर्किंग कल्चर जो था वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। चलो तेरे लड़के को मैं डाक लगाता हूँ, डेली वेजर लगाता हूँ, ये नहीं बताया कि अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसी लगाया कि नहीं, इसको रेगुलराइज होंगे कि नहीं। हमने ये कहा कि अगर इनका कानून बना है डेली, एसआरओ 64 में डेली वेजर को रेगुलराइज करो, एसआरओ 520 में कैजुअल और सीजनल को करो, कंट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड को स्पेशल प्रोविजन में करो, एकेडमिक अरेंजमेंट वालों का। अगर आप मेरी रिपोर्ट देखें ना, जो मैंने होम मिनिस्टर को भेजी थी, आपसे शेयर करूंगा, 48 पेजेस की, मैंने उसमें लिखा था कि अगर कंट्रैक्चुअल और कंसोलिडेटेड स्पेशल प्रोविजन एक्ट में एंटाइटल्ड हैं, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन विद एकेडमिक अरेंजमेंट अपॉइंटीज। और फाइनली अब आप खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ गई जजमेंट। अगर हमारी सरकार बनी होती तो वो रिपोर्ट हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था, इन द फर्स्ट कैबिनेट वी विल अप्रूव इट, तैयारी थी आप? बिल्कुल थी।
बहुत बहुत शुक्रिया।